मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं का अध्ययन करेंगे। भूगोलवेत्ताओं का विचार है कि यद्यपि मानव भूगोल मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण संबंधी सभी कार्यकलापों का अध्ययन प्रस्तुत करता है, फिर भी सभी विज्ञानों की भांति विषय के संपूर्ण ज्ञान के लिए मानव भूगोल के भी 3 आधारभूत महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। नंबर 2, पृथ्वी की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटरकनेक्शन। नंबर 3, मानव और उसकी कार्य क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। अब नंबर 1, परिवर्तन का सिद्धांत। सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन के समर्थन में ब्रून्स ने लिखा भी है कि एवरीथिंग अबाउट अस इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग, नथिंग इज रियली मोशनलेस और अनचेंजिंग। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि समस्त पृथ्वी की प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुएं परिवर्तन के पथ पर प्रगतिशील हैं। हम चाहे इनका अनुभव करें या न करें, यह क्रिया अविलंब गति से चलती रहती है। परिवर्तन की इस महान क्रिया के पीछे निम्नलिखित शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। आंतरिक शक्तियाँ यानी इंडोजेनेटिक फोर्स, इनका कार्य इतना प्रबल है कि ये शक्तियाँ कहीं मोड़, कहीं दरार तो कहीं उथले सागरों में विशाल पर्वतों का निर्माण करती हैं, जैसे हिमालय की रचना हुई। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से परिवर्तन आंतरिक शक्तियों द्वारा होते रहते हैं। नंबर 2, सूर्यताप, सोलर हीट। पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन सूर्यताप के द्वारा भी होते हैं। पृथ्वी के झुकाव और गतियों के कारण ताप का वितरण भूतल पर असमान पाया जाता है। यह असमान वितरण हवा के दबाव में भी असमानता पैदा करता है, जिसके कारण सरस एवं सुखदायक हवाएं चलती हैं। नदियाँ, हिमनदियाँ, वर्षा, आंधी, तूफान, पशु, पौधे एवं मानव इत्यादि में परिवर्तन लाने वाली यह सूर्य शक्ति बलिष्ठ है। नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये एक संतुलनकारी शक्ति है जो अदृश्य रूप से अपना कार्य करती रहती है। इस शक्ति के कारण भूतल की समस्त वस्तुएं व्यवस्थित रूप में पाई जाती हैं। इन समस्त शक्तियों के कारण चेतन ही नहीं अपितु जड़ चीज़ों में भी परिवर्तन क्रियाशील है। जैसे नदी अपनी आयम क्षेत्र से नदी की अवस्थाएं पाई जाती हैं। इन अवस्थाओं में नदी तरह तरह के रूप परिवर्तन करती है। भी पर्वत, पठार, मैदान, इन तीनों ही धरातल के रूपों में विशेष परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे तैतीस सागर में हिमालय की रचना, पर्वत का पठार, पठार का मैदान और तटवर्ती मैदान का समुद्र में डूबना जड़ संसार में परिवर्तन के समर्थन है। जनसंख्याएं, बस्तियाँ। यह सर्वमान्य सिद्धांत जनसंख्याएं बस्तियों के विकास पर भी कारणवत है। उदाहरणार्थ, दिल्ली की जनसंख्या 200 वर्ष पूर्व काफ़ी कम थी। अब वहाँ की जनसंख्या मक्खियों या मूंगों की छत्तों की भांति बढ़ती जा रही है, जिससे दिल्ली आज एक बहुत बड़ा शहर हो गया है। पशु, पौधे एवं मानव। पशु पौधों में भी परिवर्तन क्रियाशील है, अतः उनमें भी विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। मानव की भी परिवर्तनशीलता का कोई अंत नहीं है। मानव की विभिन्नताएं देखकर महात्मा बुद्ध इस भौतिक संसार में निर्वाण का मार्ग खोजने निकले, परंतु परिवर्तन का अंत न मिला। वह आज भी मानव जीवन पर अपना आधिपत्य जमाए हुए है। मनुष्य सबसे अधिक शक्तिशाली है। पशु चलते फिरते तथा घास फूस खाने से, कीड़े मकोड़े मिट्टी खाने तथा खोदने
से कुछ मात्रा में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, परंतु उनका कार्य मनुष्य के सामने नगण्य है। मनुष्य वन प्रदेशों को साफ कर डालता है, खनिज खोदकर बड़े बड़े गड्ढे उत्पन्न कर देता है, वह भी विनाशकारी शक्तियों की भांति काम करता है। अंतर केवल यही है कि उसका कटाव सर्वव्यापी न होकर चुने हुए स्थानों पर ही होता है। वास्तव में मानव भूगोल एक गत्यात्मक विषय है, तो उसका कारण यही हो सकता है कि मानव का उसके प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण से कोई एक निश्चित संबंध नहीं है। यह संबंध भी वातावरण के परिवर्तनों से बदल जाता है। अंत में ब्रून्स के शब्दों में एवरीथिंग अराउंड अस इज इन ए स्टेट ऑफ चेंज, एवरीथिंग इज आइदर ग्रोइंग और डिमिनिशिंग, नथिंग इज रियली स्टेबल, जियोग्राफिकल फिनोमेना बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन मस्ट बी स्टडीड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। स्पष्ट है परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वव्यापी महामंत्र है। नंबर 2, पृथ्वी की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटरकनेक्शन। यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि संसार के सभी भौगोलिक तथ्य, जड़ तथा चेतन एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। वे कोई स्वतंत्र एवं अपने में पूर्ण इकाई नहीं है। इस सिद्धांत को पृथ्वी की एकता का नाम देने का श्रेय जर्मनी के महान विचारक रैटजेल को है। ब्लास के निम्नलिखित शब्द इस सिद्धांत को और भी अधिक स्पष्ट करते हैं। द फिनोमेना ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल यूनिटी बाय मीन्स ऑफ विच alone they can be explained. They are everywhere related to the environment itself, the creature of a combination of physical conditions. पृथ्वी संबंधी एकता के उदाहरण, वर्षा के व्रत, सूर्य ताप के वितरण की असमानता वायु के दबाव में अंतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण सरस सुखदायक वर्षा करने वाली हवाएं चलती हैं। समुद्र के जल की भाप से लदी पवनें वर्षा करती हैं और वर्षा का जल नदियों द्वारा फिर समुद्रों में चला जाता है। नंबर 2, जलवायु एवं वनस्पति। भूमध्य रेखीय वन सघन है जो वर्षा को प्रोत्साहन देते हैं और वर्षा अधिक होती है। इसके विविध मरुस्थलों की शुष्क जलवायु में वनों का नितांत अभाव है, वहाँ केवल कांटेदार झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। पर्वत एवं नदियाँ, जहाँ किसी समय तैतीस सागर लहरें मारता था, वहाँ आज हिमालय जैसी गगनचुम्बी श्रेणियाँ हैं। इन महान परिवर्तन में नदियाँ प्रमुख रूप से सहायक हैं। दूसरी ओर नदियों का उद्गम स्थल भी पर्वत हैं। दोनों का संबंध स्पष्ट है। पशु एवं पौधे, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध भी विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है, जैसे ध्रुवों की काई, रेंडियर, कृषि के बागों में पालतू पशु, घास के मैदानों में घोड़े एवं मरुस्थलों में ऊँट पाए जाते हैं। अतः पशु पौधों पर और पौधे पशुओं पर निर्भर हैं। जनसंख्या, मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य केंद्र मानव और उसका वातावरण है। मानव को रहने के लिए स्वच्छ वायु, सूर्य प्रकाश एवं स्वच्छ जल की विशेष आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त मनुष्य का संबंध निम्नलिखित तथ्यों से ही पाया जाता है। मैदान, पर्वतों की अपेक्षा मैदान जनसंख्या को अधिक सहारा देते हैं, क्योंकि वहाँ कृषि, उद्योग एवं परिवहन सुविधाजनक पाए जाते हैं। जलवायु, उपयुक्त जलवायु एवं मानव निवास में घनिष्ठ संबंध है। संसार के अत्यधिक कठोर जलवायु के क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, जब उत्तम जलवायु के क्षेत्रों में मानव निवास मधुमक्खियों को छत्तों के समान भरा पड़ा है। खनिज पदार्थ, आज का युग खनिज युग है, अतः इसकी प्राप्ति स्थान जनसंख्या के जमघट हैं। आज विभिन्न देशों की हर प्रकार की शक्ति का मापदंड खनिज पदार्थ हैं। पशु एवं पौधे, मानव का पशु एवं पौधों से भी घनिष्ठ संबंध है। वह उनसे भी भोजन तथा वस्त्र प्राप्त करता है, साथ ही उनकी भौगोलिक दशाओं को बदल भी सकता है। अगला, समुद्र। प्राचीन समय में समुद्र एक बड़ी बाधा समझे जाते थे, परंतु आज वे भोजन एवं परिवहन के प्रमुख साधन हैं। अतः समुद्र राष्ट्रों की निधि बन गए हैं। मनुष्य का मनुष्य से संबंध, वर्तमान समय में मानव का मानव से संबंध अधिक बढ़ गया है, क्योंकि उसकी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय हो गई हैं। जैसे भारत अमेरिका से गेहूं आयात करता था,
चाय इत्यादि का निर्यात करता है। इसलिए मानव के राष्ट्रीय नहीं बल्कि विश्वव्यापी संबंध पाए जाते हैं। यह है पृथ्वी की एकता का सिद्धांत, जिसकी पुष्टि जोरदार शब्दों में हम्बोल्ट ने की थी। हम्बोल्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व में केवल एक ही आत्मा है, जिसके कारण पृथ्वी की वायु विषमताओं के पीछे एक व्यापक एकता पाई जाती है। ब्लास ने इस एकता को दूसरे प्रकार से बताया है। उनके अनुसार किसी भी भूले हुए वाक्य का स्मरण करने पर सर्वप्रथम हमें वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति का ही ध्यान आता है। यदि वह प्रचुर मात्रा में मिलती है तो हमें आश्चर्य होता है, परंतु उसका अभाव हो तो वह खटकता है। स्मरण करते समय सर्वप्रथम हमें किसी एक विशेष वृक्ष की याद नहीं आती, बल्कि वनस्पति समुदाय की याद आती है। एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में जीवधारियों, मानव तथा उसके कार्यों में सभी जगह एक आम समानता मिलती है। विषुवत रेखीय मानसूनी वन, गर्म मरुस्थल, स्टेप्स, लानोज एवं सवाना घास के क्षेत्र इत्यादि एक सामूहिक एकता के सूचक हैं। अतः सभी जगह पृथ्वी पर सभी प्रकार से अंतर्निहित एकता के दर्शन होते हैं। नंबर 3, मानव तथा उसकी कार्य क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। ब्रून्स एवं कुछ अन्य लेखक मानव भूगोल के दो ही मूल सिद्धांत स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ लेखक मानव तथा उसकी कार्य क्षमता को अधिक महत्व देते हैं। लेखकों का विश्वास है कि जब तक मानव भूगोल में मानवीय कार्यों का प्रभाव सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जा सकता। अर्थात मानव भूगोल में मानवीय कार्यों को स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। कुछ लेखक मानवता उसके कार्यों को भौतिक शक्तियों के अंतर्गत ही मानते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि मानव प्राकृतिक घटनाओं से अलग नहीं है, परंतु साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वह उनसे पूर्ण रूप में बाध्य भी नहीं है। निम्न शब्दों से स्पष्ट है, बट इफ ह्यूमन एक्टिविटी इज thus a part of a whole, part of a wider whole, it does not follow that it is fatalistically determined। जीन ब्रून्स के अनुसार इसका अर्थ है कि मानव शक्ति केवल एक भौतिक शक्ति ही नहीं है, परंतु एक नवीन मानसिक शक्ति भी है, जो आश्चर्यजनक निर्माण कार्य पूरे कर असंभव को संभव बनाती है। लेकिन फिर भी वह भौतिक घटनाओं से परे नहीं है। अन्य भौतिक शक्तियों जैसे पानी तथा मशीनें क्रमशः कटाव की क्रिया तथा निर्माण कार्य नियमानुसार करती हैं। इसके विरुद्ध मानव स्वेच्छानुसार कार्य करता है, क्योंकि उसमें चुनाव की स्वेच्छा, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। अतः वह प्रकृति के संकेतों तथा स्वअवसरों की अवहेलना कर सकता है। साथ ही वह उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है जो प्रकृति उसे सरलतापूर्वक प्रदान नहीं करती। यद्यपि मानव के कार्य करने की एक सीमा होती है जो भौतिक नियमों द्वारा निर्धारित होती है, परंतु मानव सभ्यता के विकास का इतिहास इस बात का सूचक है कि मानव ने अपनी ज्ञान वृद्धि से प्रकृति की सीमाओं को निरंतर हटाने का काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघता हुआ चंद्रलोक में पदार्पण कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि मानव अकर्मण्य नहीं होता, वह सदैव क्रियाशील अर्थात सकर्मक रहता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। इस तथ्य की पुष्टि जीन ब्रून्स के शब्दों में निम्न प्रकार है, मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप में अकर्मण्य नहीं है, या यूँ कहिए कि वह पूर्ण रूप में अकर्मण्य उसी समय होता है जब भौतिक विश्व से निष्प्राणित कर देता है। वास्तव में जब तक वह जीवित रहता है, वह प्रतिक्रिया करता रहता है। संसार के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग जैसे एस्किमो, किर्गिज, पिग्मीज, बुशमैन इत्यादि को हम अकर्मण्य नहीं कह सकते, क्योंकि उनका जीवन अपने अलग प्रकार के संघर्षों से भरपूर है। यहाँ कहा जा सकता है कि संसार में मनुष्य का कार्य न तो समान प्रकार का ही होता है और न ही वह वातावरण पर एक समान प्रभाव डाल पाता है, परंतु फिर भी मानव एक महत्वपूर्ण शक्ति है। वह भौतिक वातावरण को संशोधित तथा एक सीमा तक परिवर्तित कर सकता है। क्रेसी ने चीन पर अपनी पुस्तक लिखते हुए मानव के महत्व को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन चाइनीज लैंडस्केप इज दस नॉट द सॉइल और वेजिटेशन और द क्लाइमेट बट द पीपुल। मानव भूगोल के उपरोक्त तीनों सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि
भूगोल की यह नवीनतम शाखा का अध्ययन बहुत ही गौरवपूर्ण है और विषय की गरिमा एवं दार्शनिकता विलक्षण है। इसी संदर्भ में ब्लास के निम्न शब्द महत्वपूर्ण हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए ग्रोथ ऑफ आइडियाज rather than the immediate one. One might say material result of discovery and the extent of geographical knowledge. अंत में कहा जा सकता है कि मानव भूगोल के तीनों सिद्धांत सही तथा उपयोगी हैं, क्योंकि भौतिक तथा सांस्कृतिक सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। इसके अतिरिक्त सभी भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा साथ ही मानव भी सभी तथ्यों से प्रभावित होता है तथा सभी पर अपना यथायोग्य प्रभाव डालता है। अतः ब्लास का कथन सही है, दी जियोग्राफी ऑफ द होल इज द हाईएस्ट गोल ऑफ द जियोग्राफिक स्टडी। धन्यवाद।